सो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉरर और एक्शन साउथ मूवी विरूपाक्षा। मूवी की कहानी में एक गांव में कुछ अजीब तरीके से मौतें हो रही हैं, जिससे इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमावस्या के दिन एक तांत्रिक जिसका नाम है वेंकट कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। वहीं पर उसके सामने एक औरत बैठी है जो कि इसकी पत्नी है और वह मंत्र पढ़ते ही हिलने लगती है। वहीं पर एक लड़की भी पड़ी है जिसके चारों ओर एक गोल आकार का घेरा बना हुआ है। अब कुछ गांव वाले अपने हाथों में जली हुई मसाल लेकर वेंकट के घर की ओर आ रहे हैं। इन सभी से अनजान वेंकट अपने घर में बैठा अभी भी मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। अब सभी गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। एक आदमी कहता है कि अगर इसे आज जिंदा छोड़ दिया तो यह हमारे बच्चों को भी मार डालेगा, और इसके बाद में उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। फिर दोनों को घसीटकर बाहर लाते हैं और इन्हें एक पेड़ से बांध दिया जाता है। इनका बच्चा बहुत कहता है कि मेरे पापा को मत मारो, इन्हें छोड़ दो, लेकिन गांव वाले उन दोनों को जिंदा ही जला देते हैं। अब अपने माता पिता की ऐसी दर्दनाक मौत को देखकर उस बच्चे को बहुत दुख हुआ और वह अपना सर पटक पटक कर रोने लगा। बाद में गांव वाले उसे पकड़कर एक अनाथालय छोड़ आते हैं। इसके बाद कहानी 12 साल आगे की दिखाई जाती है, जहां पर एक व्यक्ति अपने खेत की पहरेदारी कर रहा था। तभी अचानक उसे किसी के खेत में होने का एहसास होता है, और जब वह अपने हाथ में लालटेन लेकर उसे देखने जाता है तो उस पर एक कौवा हमला कर देता है और वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मूवी का मेन हीरो सूर्या, जो कि 15 साल बाद अपने दोस्त और माँ के साथ में अपने परिवार वालों से मिलने गांव रुद्रवन आ रहे थे। और यह वही गांव है जहां पर उस तांत्रिक को जलाकर मार दिया गया था। लक्ष्मी कहती है कि हमारे परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य है, मेरी बहन की बेटी पार्वती, और हम उससे मिलकर 1-2 दिन में वापस लौट जाएंगे। अब जैसे ही वे उस गांव की सीमा में दाखिल हुए, तभी एक कौवा आकर उनकी जीप के शीशे से टकराता है। सूर्य जब उतर के देखता है तो उस कौवे की मौत हो गई थी। उसकी माँ कहती है कि गांव में आने से पहले ही हमारे साथ अपशगुन हो गया। फिर हमें एक मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक पंडित पूजा कर रहा था। पंडित जी कहते हैं कि आने वाली श्रावण की 20 तारीख को शुक्रवार के दिन ठीक 9:30 बजे कलश स्थापना का मुहूर्त है और उसी दिन गाँव में महा उत्सव भी होगा, अतः उसकी तैयारी हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए। आगे सूर्या और उसकी माँ लक्ष्मी अपने गाँव पहुँचे, जहाँ पर उसके परिवार में उसके दामाद और पार्वती उसका खूब स्वागत किया। रात में सूर्या और उसका दोस्त अभी बैठकर स्मोक करते हैं। अभी कहता है कि इस गांव में 7 बजे ही इतना सन्नाटा है जैसे यह कोई गांव नहीं बल्कि कोई शमशान हो। सूर्य कहता है अबे ढक्कन, यह सन्नाटा नहीं शांति है। और तभी सूर्य को एक लड़की दिखती है जिसने अपना फेस कवर कर रखा था, और वह लड़की एक मुर्गे को चोरी करके भाग जाती है। आगे जाकर सूर्या उसे पकड़ लेता है और वह मुर्गा छोड़ने के लिए कहता है। लड़की कहती है कि तुम्हें फोकट में एक ज्ञान दूं, अगर गाँव वालों ने हमें देख लिया ना तो मुर्गा तो बच जाएगा, लेकिन तू जरूर बेमौत मारा जाएगा। फिर वह अपना हाथ छोड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। आगे सूर्य अपने परिवार के साथ सरपंच के घर खाना खाने जाता है, जहाँ पर एक लड़की नंदिनी उसे चिकन खाने के लिए देती है। सूर्य को उस लड़की में से ऐसी ही खुशबू आती है जैसे उसे कल रात मुर्गा चोरी करने वाली लड़की से आ रही थी। लंच करने के बाद सूर्य हाथ धोता है और फिर मौका देखकर वह नंदिनी को पकड़ लेता है। सूर्य बोलता है कि कल रात तुम्ही ने मुर्गा चोरी किया था ना? वह कहती है हाँ, और मैंने उसे पकाकर तुम्हें ही खिला दिया। नंदिनी कहती है कि उस मुर्गे ने मेरे मुर्गे को हरा दिया था, जिसकी वजह से मैंने उसे ही निपटा दिया। फिर हमें सुधा और विजय को दिखाया जाता है जो कि आपस में बहुत प्यार करते हैं और वे सभी गांव वालों से छुप छुप कर मिलते हैं। उनके काम में इनका साथ देती है नंदिनी, जो कि बाहर खड़े होकर पहरेदारी दे रही थी। अब सूर्य नंदिनी को देख लेता है। वह उससे कहता है कि तुम प्रेमी को मिलवाने का काम तो करती हो, तो तुम्हें इसके कितने पैसे मिलते हैं? वह कहती है तुम्हें फोकट में ज्ञान दूं, मैं यह काम पैसों के लिए नहीं करती। अब कलश स्थापना का दिन आ गया था, जिसकी तैयारी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। फिर मंदिर में पंडित ने माता के सामने चढ़ाने के लिए नारियल फोड़ा तो वह अंदर से सूखा निकला। पंडित कहता है कि माँ तुम नाराज क्यों हो? लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि मूवी की शुरुआत में लालटेन लेकर खेत की पहरेदारी दे रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही अजीब से निशान थे। अब वह सीधा बिना किसी से कुछ कहे मंदिर के अंदर आ जाता है। फिर जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुँचता है तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पंडित कहता है कि मंदिर में मौत होना गाँव के लिए सबसे बड़ा अपशगुन है और इसके निवारण के लिए हमें पुरातत्व किताब का सहारा लेना पड़ेगा। सूर्य पूछता है कि इस किताब में क्या है?
तब सरपंच ने उसे बताया कि जब गांव या फिर मंदिर पर कोई विपदा आती है तो इसका निवारण किताब से ही ढूंढा जाता है। किताब देखकर पंडित ने बताया कि आगे बहुत ही अनर्थ होने वाला है, क्योंकि मंदिर में मौत हुई है, जिसके कारण देवी माँ प्रदूषित हो गई है। माँ को शांत करने के लिए केवल एक ही उपाय है, अष्टविक बंधन, जिसमें अगले 8 दिनों तक कोई भी आदमी गाँव से बाहर नहीं जाएगा। पंडित सूर्य से कहता है कि जो भी बाहर के व्यक्ति हैं वे गाँव छोड़कर जा सकते हैं। अब सूर्य गाँव छोड़कर जाने की तैयारी करता है और उसका दोस्त अभी उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि नंदिनी तुमसे मिलने अभी भी आएगी? सूर्य कहता है नंदिनी मुझसे बहुत प्यार करती है और वह मुझसे मिलने जरूर आएगी। दूसरी तरफ नंदिनी अपने घर से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन कोई अदृश्य चीज उसे वहीं पर रोकती है और नंदिनी नीचे गिरकर तड़पने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगले आधे घंटे में अगर इसे इंजेक्शन नहीं दिया गया तो इसकी मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ अष्टविक बंधन का भी टाइम हो जाता है और पुजारी मंदिर में सभी सामान रखकर उसका ताला लगा देता है। अब गाँव में किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती थी, जिसके कारण इंजेक्शन के लिए डॉक्टर बाहर एक आदमी को फोन करता है और उसे तुरंत इंजेक्शन लाने के लिए कहता है। सूर्य अपने परिवार के साथ गांव से बाहर निकल गया, तभी वह रास्ते में देखता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वह वही आदमी है जिसे डॉक्टर ने इंजेक्शन लाने के लिए कहा था। आदमी उसे इंजेक्शन देता है, जिसे लेकर सूर्य अष्टविक बंधन लगने से पहले ही गाँव के अंदर आ गया। डॉक्टर नंदिनी को इंजेक्शन लगाता है और नंदिनी होश में आ जाती है। अष्टविक बंधन की पहली रात में सुधा अष्टविक बंधन के नियमों को तोड़कर गाँव से बाहर चली जाती है, जहाँ पर उसका प्रेमी कुमार गांव के बाहर स्टेशन पर ही उसका इंतजार कर रहा था। वह कुमार से कहती है कि मैं अपने परिवार और अष्टविक बंधन को तोड़कर तुम्हारे साथ जा रही हूँ, तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? कुमार कहता है नहीं, लेकिन तभी अचानक ट्रेन आ जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सुधा को उसकी मौत का बहुत सदमा लगा और फिर वह अपने गाँव वापस आ जाती है। अगले दिन नंदिनी सूर्य से मिलने पार्वती के घर आई। नंदिनी कहती है कि सूर्य तुम वापस क्यों आए? सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए? एक न एक दिन तो मुझे जरूर मारना है। फिर वह अपनी माँ का एक लॉकेट देती है और कहती है कि जब तक यह तुम्हारे साथ है तब तक मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। अष्टविक बंधन की दूसरी रात पार्वती को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वह जाकर देखती है तो वहाँ पर गांव का ही सुनील बैठा था। पार्वती उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन वह पार्वती को देखते ही अपना गला काट लेता है। जिसे ऐसा करते देख पार्वती चीखती है तो वहाँ पर सारा गाँव भी आ जाता है। अगले दिन पार्वती अपने घर पर सिलाई कर रही थी, पता नहीं अचानक से उसे क्या हुआ, वह उठकर घर के अंदर गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के वश में हो। फिर वहाँ पर उसने अपने कान में एक नुकीली चीज डालकर खुद की जान ले ली। अगले दिन पंडित गांव वालों से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है शायद किसी ने अष्टविक बंधन तोड़ा है, जिसकी वजह से गांव में मौतें हो रही हैं। आगे गांव वाले सुनील और पार्वती की लाश को उत्तर दिशा में ले जाकर जलाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक अघोरी आता है। अघोरी कहता है कि किसी ने गाँव पर काला जादू किया है, हमें इस अष्टविक बंधन को जल्दी हटाना होगा। पंडित कहता है कि अष्टविक बंधन ही हमारी जान बचा सकता है। अघोरी कहता है अच्छा, तो अगर अष्टविक बंधन इतना ही पावरफुल है तो फिर अष्टविक बंधन को लगने के बाद भी तुम्हारे गांव में 4 मौतें कैसे हुई? पंडित कहता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, इस गांव में केवल 2 ही मौतें हुई हैं। अघोरी कहता है अभी तो तुम मेरी बात को नजरअंदाज कर रहे हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और यह कहकर अघोरी वहाँ से चला जाता है। अघोरी के जाने के बाद सूर्य और डॉक्टर बाकी 2 लाशों को ढूंढने जाते हैं और आखिरकार ढूंढते ढूंढते उन्हें सुधा की लाश मिल जाती है, जिसे बहुत बुरी तरीके से मधुमक्खी ने खा रखा था। सूर्य रेलवे स्टेशन कॉल करके पूछता है तो उसे पता चलता है कि अष्टविक बंधन की पहली रात को सुधा कुमार के साथ भागना चाहती थी, लेकिन कुमार की ट्रेन के एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। पंडित गाय का दूध निकालता है तो दूध की जगह खून निकलता है। तब सूर्य उसे आकर बताता है कि मरने वाले आदमी को जो भी आदमी सबसे पहले देख लेता है अगली मृत्यु उसी की होती है। जैसे कुमार को मरते हुए सुधा ने देखा, सुधा को मरते हुए उस दूध वाले ने, और दूध वाले को मरते हुए पार्वती ने देखा तो उसकी भी मौत हो गई। तब पंडित पूछता है कि पार्वती को मरते हुए सबसे पहले किसने देखा? अब अचानक सूर्य को याद आता है कि पार्वती की जब मौत हुई तो सबसे पहले नंदिनी उसके घर आई थी, जिसके चलते अब की बारी नंदिनी की है। अब वह उसे बचाने के लिए भागने लगा, तभी उसे पता चलता है कि नंदिनी पुराने कुएं की तरफ गई है। जब तक सूर्य उसके पास पहुंचा वह कुएं के अंदर कूद गई और फिर उसे बचाने के लिए सूर्य भी कुएं के अंदर कूद जाता है। सूर्य उसकी किसी तरह से जान बचा लेता है और फिर लेकर आ जाता है उसके घर पर, जहाँ पर वह कुछ इस प्रकार से रिएक्ट कर रही है। आगे पंडित इस समस्या से बचने के लिए फिर से किताब का सहारा लेते हैं। किताब पढ़कर पंडित कहता है कि हमें एक 6 फुट का ताबूत तैयार करना होगा। उस ताबूत में नंदिनी को रखकर चंद्र ग्रहण पूरा होने से पहले ही नंदिनी को जलाना होगा। सरपंच को भी पूरे गांव की भलाई के लिए सभी गांव वालों की बात माननी पड़ी और जब गांव वाले नंदिनी को उठाने लगे तभी सूर्य आकर एक एक को पीटने लगता है। सूर्य कहता है कि अगले 6 घंटों तक नंदिनी बेहोश रहेगी और इन्हीं 6 घंटों में मैं नंदिनी के साथ पूरे गाँव की समस्या हल कर दूंगा। अब सूर्य इस समस्या का हल ढूंढने गाँव से बाहर
बाहर जाने लगा। तब दूसरे गांव वाले ने आकर उसे रोका। सूर्य अपनी जीप को स्टार्ट करके गांव वालों की तरफ दौड़ा देता है और उन सबसे बचता हुआ वह पहुंच जाता है उसी हॉस्टल में जिसमें मूवी की शुरुआत में उस बच्चे को छोड़ा था। हॉस्टल में उसे टीचर ने बताया कि आज से कुछ साल पहले सरपंच ने एक भैरव नाम के बच्चे को इस हॉस्टल में छोड़ा था। वह किसी से बात नहीं करता था और बस वह मंत्र पढ़ता रहता था। फिर एक रात वह यहाँ से भाग गया और वापस नहीं आया। भैरव को ढूंढते हुए सूर्य को वही अघोरी मिल जाते हैं जिन्होंने सभी को चेतावनी दी थी। सूर्य अघोरी से कहता है कि मैं भैरव को ढूंढ रहा हूँ और गांव में जो भी किसी को मरता हुआ देख लेता है वह खुद ही अपनी जान ले लेता है। तब अघोरी ने उसे बताया कि यह वशीकरण जिसने भी किया है वह पूरे गांव की जान लेना चाहता है। आगे सूर्य और अघोरी भैरव को ढूंढने गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर सूर्य को पता चलता है कि भैरव कोई और नहीं बल्कि वही कुमार है जो कि सुधा से प्रेम करता था। सूर्य को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि भैरव ने पूरे गाँव से बदला लेने के लिए सुधा को कुमार बनकर अपने प्रेम जाल में फंसाया। फिर उसी के सामने खुद की मौत करके उसकी आत्मा सुधा के अंदर प्रवेश कर गई। दूसरी तरफ गाँव वाले सूर्य के आने से पहले नंदिनी के शरीर को ताबूत में रखकर उसे जलाने के लिए लेकर जाते हैं। अघोरी सूर्य से कहता है कि हमें गांव में जल्दी पहुंचना होगा। अभी दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां नंदिनी को जलाया जाने वाला था। सूर्य पंडित से कहता है कि मंदिर की किताब बदल दी गई थी, लेकिन तभी सूर्य देखता है पूरे गांव वालों को किसी ने अपने वश में कर लिया है और वे बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। अघोरी अपनी शक्ति से पहचान लेता है कि भैरव की आत्मा उसके ही परिवार का कोई सदस्य कंट्रोल कर रहा है। वह सूर्य से कहता है कि तुम जाकर उसे ढूंढो और मैं यहाँ पर नंदिनी को संभालता हूँ। तब सूर्य सरपंच के पास जाता है और सरपंच से पूछता है कि वेंकट के परिवार का चौथा सदस्य कौन है। तब सरपंच उसे फ्लैशबैक बताता है। दरअसल में वेंकट और उसकी पत्नी की 2 संतान थी, एक लड़का और दूसरी लड़की। जब गाँव वालों ने वेंकट और उसकी पत्नी को मार दिया तो मैंने उसकी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और यह बात पूरे गाँव से छिपाई कि नंदिनी मेरी बेटी नहीं बल्कि वेंकट की ही बेटी है। यह बात सुनकर सूर्य बहुत ही अचंभित होता है कि नंदिनी ही भैरव की आत्मा को कंट्रोल कर रही है और नंदिनी पूरे गांव को जलाकर मारना चाहती है। इधर नंदिनी अघोरी को पटक के दूसरी तरफ मारती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। नंदिनी अब कुछ मंत्र पढ़ती है और अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके एक पेड़ को आग लगा देती है। फिर सभी गांव वालों को उस जलते पेड़ की तरफ मोड़ देती है। नंदिनी सभी को ऐसा ही मारना चाहती थी जैसे उसके माता पिता को गांव वालों ने जलाकर मारा था। अब वहाँ पर सूर्य आ जाता है। वह नंदिनी को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नंदिनी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। सूर्य उससे कहता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और यह कहकर सूर्य अपने पेट में एक चाकू घुसा लेता है। सूर्य की इस हालत को देख नंदिनी एकदम से सूर्य के पास आती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। अब सूर्य ने वही चाकू निकाला और घुसा दिया सीधा नंदिनी की पीठ में, जिससे भैरव की आत्मा नंदिनी के शरीर से बाहर निकल जाती है और नंदिनी की भी मौत हो जाती है। नंदिनी की मौत के साथ साथ गांव वाले भी एकदम से होश में आ जाते हैं। सूर्य गांव वालों से कहता है कि तुम सभी ने वेंकट को अनजाने में मारकर उसका घर जलाकर जो गलती की है तुम्हें उसका प्रायश्चित करना होगा। इसके लिए तुम्हें उसके घर को एक स्कूल में तब्दील करना होगा। और दोस्तों इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।